इस कहानी की शुरुआट में हमें एक लड़की को एक योट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये लड़की बेहोश होती है और अगले पल इस लड़की को होश आता है। ये लड़की जल्दी जल्दी योट के ऊपर आती है। योट पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। इस लड़की का नाम टेमी होता है। टेमी जोर जोर से रिचर्ड नाम के लड़की को आवाज लगाना शुरू कर देती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ पता नहीं होता, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ये योट इस वक्त समंदर के बीचों बीच है और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 5 महीने पीछे, जहाँ पर इस लड़की को यानी कि टेमी को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर है। इस आइलैंड का नाम तहती है। तहती आइलैंड पर उसे पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे दे, यानी कि इसका कोई भी ठिकाना नहीं है और फिलहाल वो तहती आइलैंड पर है। वैसे वो रहने वाली कैलिफोर्निया की है, लेकिन अब वो दुनिया देखना चाहती है। तहती आइलैंड पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो एक ब्रिटिश सेलर है। रिचर्ड टेमी को रात के डिनर पर इनवाइट करता है। टेमी रात को उसके यहाँ पर डिनर करने के लिए चाहती है और जब वो रिचर्ड की फोटोज देखती है तो वो पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ने बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया होता है। टेमी रिचर्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें अकेले इतना लंबा सफर करना अच्छा लगता है। रिचर्ड कहता है कि बिल्कुल नहीं। समंदर में कुछ दिनों बाद आप काले पड़ जाती हो, आप भूखे रहते हो, हमेशा गीले रहते हो, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती और बहुत ही जल्द आपको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक तरह का वहम होना शुरू हो जाता है। टेमी पूछती है कि फिर ये तुम क्यों करते हो। रिचर्ड कहता है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जब आप समंदर के बीचों बीच होते हो तो आपको दूर होराइजन दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपका एक बार फिर से जन्म हुआ है। वहाँ समंदर के बीचों बीच आप, हवा और आपकी बोट होती है जो समंदर और हवा को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। टेमी कहती है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच तुम्हारे साथ इस एक्सपीरियंस को करना चाहती हूँ और अगली बार रिचर्ड टेमी को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर टेमी रिचर्ड के साथ बहुत इंजॉय करती है और उसे ये जर्नी बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं और इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एक दिन रिचर्ड को और टेमी को एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते हैं और वो रिचर्ड को कहते हैं कि हमारा एक योट है जो तुम्हें यहाँ से सैन डिएगो यानी कि कैलिफोर्निया ले जाना है और वापसी में तुम्हें हम प्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट देंगे और साथ ही साथ इस काम के हम आपको $10,000 देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर होता है। रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप वापसी की 2 फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि वो टेमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। वो उसकी बात मान जाती है। रिचर्ड उन्हें कहता है कि बहुत जल्द हम कैलिफोर्निया के लिए निकल जाएंगे, पर इस बात से टेमी खुश नहीं होती। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं अपने घर की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। टेमी कहती है कि नहीं, तुम्हें अकेले जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तब जाकर तुम मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरअसल रिचर्ड और टेमी अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिचर्ड की ये बात सुनने के बाद टेमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और बहुत जल्द ये दोनों के दोनों उस योट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तो रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे एक रिंग भी पहनाता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई होती है। टेमी रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। अब अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक परिंदा उड़ता हुआ उनकी योट पर आ जाता है। उस परिंदे को देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों किनारे से बहुत दूर हैं और इतना छोटा पक्षी इतनी दूर उड़ नहीं सकता। टेमी रिचर्ड से पूछती कि ये इतना दूर आया कैसे। रिचर्ड कहता है कि शायद हवा के तेज झोंकों से ये यहाँ तक पहुँच गया हो। टेमी कहती कि क्या हमें टेंशन करनी चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं रेडियो पर बात करके आता हूँ और वो नीचे जाकर रेडियो पर बात करना शुरू करता है। अब उसे पता चलता है कि जिस रास्ते की तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा हरिकेन आने वाला है। रिचर्ड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। टेमी उसे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और जब ये तूफान हरिकेन निकल जाए उसके बाद हम अपने रास्ते की तरफ निकल सकते हैं, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन रात होते होते इनका योट हरिकेन में पूरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। रिचर्ड टेमी को बोलता है कि तुम योट के अंदर यानी कि योट के नीचे जाओ। हालांकि टेमी नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड उसे जबरदस्ती नीचे भेज देता है और तभी इनका योट एक बहुत बड़ी लहर से टकराता है, जिस वजह से इनकी योट के अंदर पानी आ जाता है। साथ ही साथ रिचर्ड भी समंदर में गिर जाता है और योट के अंदर टेमी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट आई होती है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि योट के ऊपर पानी भरा हुआ है। वो योट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर रिचर्ड का कुछ पता नहीं चलता। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। और अब कहानी फ्लैशबैक से यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर टेमी रिचर्ड के लिए पूरी तरह से परेशान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई शिप नहीं दिखता और न ही उसे कोई किनारा दिखता है। इसके बाद वो रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर
रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता और इस बात से टेमी पूरी तरह से हताश हो जाती है और वो यहीं यॉट के ऊपर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि यॉट के ऊपर जो छोटी सेफ्टी बोर्ड थी वो वहां पर नहीं होती और जब वो दूरबीन से देखती है तो वो बहुत दूर होती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है और अब वो किसी भी हालत में वहां तक जाना चाहती है। इसीलिए वो यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होता। अब टेमी तैर कर उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर रिचर्ड है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो देखती है कि यॉट उससे दूर जाना शुरू हो जाती है और वो किसी भी कीमत पर यॉट को नहीं खो सकती, इसीलिए उसे वापस आना पड़ता है। यॉट का सेल टूट चुका होता है और साथ ही साथ यॉट कई जगहों से क्रैक भी होता है जहाँ से पानी अंदर आ रहा होता है, इसीलिए सबसे पहले वो उन जगहों पर टैप लगाती है। इसके बाद वो यॉट के अंदर जाती है और वहाँ पर जितना भी पानी भरा हुआ होता है वो सारे पानी को पंप से बाहर निकालती है और अब उसे किसी भी कीमत पर सेल को लगाना होगा, तभी वो रिचर्ड तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है जिसके ऊपर उसे सेल लगानी है। इस पोल फिक्स करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फाइनली वो उसे फिक्स कर लेती है। इसके बाद वो सेल को भी लगा देती है और अब उसका यॉट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर रिचर्ड एक छोटी सी बोट के ऊपर है, लेकिन ये बोट उल्टी होती है, इसलिए रिचर्ड यहाँ पर फंसा हुआ होता है। साथ ही साथ वो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी होता है, वो तैर नहीं सकता, इसलिए टेमी समंदर में जाकर उसे अपने साथ यॉट तक ले आती है, लेकिन वो यॉट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, इसीलिए टेमी उसे रस्सी से बांधती है और बहुत मुश्किल से उसे यॉट के ऊपर खींच लेती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो उसके पैर पर पट्टी बांधती है, पर अभी भी रिचर्ड की हालत बहुत खराब है, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा होता। और जब टेमी उसकी शर्ट को ऊपर करके देखती है तो वो देखती है कि उसकी रिब्स भी टूट चुकी होती है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह समंदर में फंसे रहते हैं, क्योंकि टेमी ने जो यॉट पर सेल लगाया होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जो उनकी यॉट को स्पीड दे सके और ना ही ये अपनी यॉट को डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब ये अपनी सिचुएशन का अंदाजा लगाती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये अपने रूट से बहुत दूर हैं और ये उस जगह पर हैं जहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरता, ना ही आसपास कोई किनारा है, यानी कि ये इस समंदर में अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस बात से टेमी परेशान हो जाती है, वो कहती है कि हम यहीं मर जाएंगे। रिचर्ड उसे हौसला देता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। लेकिन जिस स्पीड से ये जा रहे होते हैं इस स्पीड से इन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि उस तरफ हवा बहुत धीरे चल रही होती है। इसीलिए टेमी कहती है कि हमें वहां ना जाकर हमें हवाई की तरफ जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि ऐसा करना रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा, लेकिन टेमी उस तरफ जाना चाहती है क्योंकि हवाएं उसी तरफ की होती हैं, इसलिए अगर ये उस तरफ जाते हैं तो उनका यॉट पानी में और भी तेजी से बहेगा। ये फैसला करते हैं कि अब ये हवाई की तरफ जाएंगे, इसीलिए ये अपना यॉट उस तरफ मोड़ लेते हैं और अगले कुछ दिनों तक ये हवाई की तरफ बढ़ते रहते हैं और इन्हें अब एहसास होता है कि बहुत जल्द इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। इनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना और पानी है और हवाई पहुंचने में इन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए रिचर्ड टेमी से कहता है कि हमें नेचुरल प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि मछलियों को मारकर खाना पड़ेगा। पर टेमी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो किसी की जान नहीं लेना चाहती। पर वो ये सच्चाई भी जानती है कि अगर वो समंदर के अंदर जाकर मछलियों को मारकर नहीं लाई तो ये दोनों हवाई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए वो पानी के अंदर जाती है और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। इसीलिए वो बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है। इनके पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन किस्मत इनका यहाँ पर साथ देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये आज 18 दिनों के बाद जी भर कर पानी पीते हैं और साथ ही काफी पानी जमा भी कर लेते हैं। लेकिन चाहे ये कितना भी पानी जमा कर ले, यहाँ से निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसी तरह से इस बहुत बड़े समंदर में सफर करते करते आज उन्हें पूरे 29 दिन हो जाते हैं। अब इनका पानी खाना सब कुछ खत्म होने वाला है। ये पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, लेकिन तभी इनको एक उम्मीद दिखती है। इनकी यॉट के सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आता है। टेमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो फ्लेयर गन भी चलाती है, पर इनकी फ्लेयर गन के शॉट को और उनकी यॉट को कोई भी नहीं देखता और कुछ ही पलों में वो कार्गो शिप इनकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। इस बात से टेमी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अब लगता है कि वो यहीं पर मर जाएंगे। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते और अब ये इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन टेमी जब रिचर्ड के जख्म के ऊपर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि उसके पैर का जख्म अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, वो पक चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज फीवर भी होता है। यहाँ पर इन्हें इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि एक बार फिर से बहुत तेज तूफान आने वाला है और इस बार ये तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि सिर्फ तेज हवाएं चलती है, इस बार तूफान नहीं आता। पर बिना तूफान के भी इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। टेमी रिचर्ड से रात भर बातें करती है। वो उसे बताती है कि बचपन
में कैसे उसके डैड उसे घुमाने के लिए ले जाते थे, पर वो अचानक कभी भी गायब हो जाते थे। और जैसे वो 10 साल की हुई तो उसके दादा दादी उसके डैड को उससे मिलने नहीं देते थे। इस वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। अगली सुबह जब टेमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे उठाता है। टेमी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकती हो। और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं। जब तूफान आया था तो रिचर्ड उसी तूफान में बह गया था। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी जो उसके साथ रिचर्ड के रूप में इतने दिनों से थी। और अब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ वो समंदर के अंदर अब मछली पकड़ना भी सीख गई है, क्योंकि अगर वो मछली नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं बच सकती। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और उसे 41 दिन हो जाते हैं। 41 दिनों में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और जब वो सारी उम्मीदें छोड़ देती है तभी उसकी योट की तरफ एक परिंदा आता है। और उस परिंदे को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अगर उसकी योट पर परिंदा आया है इसका मतलब आसपास ही कहीं पर कोई ना कोई किनारा है। और जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है। साथ ही साथ पानी में उसे एक शिप भी दिखता है, जिस तरफ वो फ्लेयर गन चलाकर उन्हें इंडिकेशन देती है कि वो यहाँ पर है, उसे मदद की जरूरत है। ये एक जैपनीज शिप होता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है और वो उस शिप वाले उसकी फ्लेयर गन की शॉट को देख लेते हैं। और कुछ ही पलों बाद उसके सामने होते हैं। वो ऊपर से उसके लिए नीचे खाना और पानी भेजते हैं और उसके बाद वो उसकी योट को अपनी शिप से खींचकर किनारे पर ले जाते हैं। जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो वो वापस तहती आती है, वहाँ पर जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी। और वो उसकी बोट के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी और रिचर्ड की कई सारी फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में पास्ट की बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती, उसे बहुत रोना आता है। वो समंदर के किनारे जाती है और जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे पहनाई थी वो उसी की याद में समंदर में उसे बहा देती है। आखिर में टेमी की और रिचर्ड की असली फोटोज को दिखाते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।